तलाक के बाद क्या स्मिता को मिला जीवन साथी? आखिर क्या 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ ही गया। वह जो चाहती थी वही हुआ था। उसे अपने पति से तलाक मिल गया था। लेकिन 11 साल बाद अब इस तलाक का क्या औचित्य है? जब उसने तलाक के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था, तब वह 25 वर्ष की यौवन की भार से लदी सुंदर युवती थी। अब वह 36 साल की प्रौढ़ा हो चुकी थी। चेहरे पर उम्र के परतों को दिखाने वाली मोटी चर्बी चढ़ गई थी, जिस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं। बाल सफ़ेद होने की यह कोई उम्र तो नहीं थी, लेकिन गमों के सायों ने उस पर सफ़ेदी फेरनी शुरू कर दी थी। यौवन पता नहीं कब चला गया था। हर साल उसे वसंत का इंतज़ार रहता कि अब इसके जीवन में भी फूल खिलेंगे। न जाने कितने वसंत इसके जीवन में आए और गुजर गए, लेकिन इसके मन की बगिया में फूल नहीं खिले, हवा में खुशबू नहीं फैली। 36 वसंत देखने के बाद भी उसे लगता कि उसके जीवन में कोई वसंत नहीं आया था। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी, पतझड़ ही पतझड़ दिखता था और आँखों में रेगिस्तान था। उसके जीवन के गुजरे साल सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए उसके दिल में भयावह सन्नाटे का एहसास करा रहे थे। इतने सालों बाद तलाक का आदेश पाकर वह गुम सी हो गई थी। आज वह यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पति से तलाक तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? वह बिल्कुल अकेली है। माँ कई साल पहले गुजर गई थी। पिता उसी की चिंता में घुलते रहे और इसी कारण वे भी जल्दी मौत को गले लगा चले गए। माँ बाप की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने उससे किनारा कर लिया। भाभी से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उसको लेकर भैया भाभी में अक्सर तनातनी चलती रहती। वह सब देखती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसका भार, उसके मुकदमे का भार कौन कब तक उठाता? वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उससे केवल उसके मुकदमे का ही खर्च निकल पाता था। अब वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। बवंडर की तरह विचार उसके मस्तिष्क में उमड़ रहे थे। विचारों में खोई वह अदालत की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। चारों तरफ लोगों की भीड़ और चीख-पुकार मची थी। आज को शोर उसके कानों में बम के धमाकों की तरह गूंज रहा था। लग रहा था शोर की अधिकता से उसके कान बहरे हो गए थे। किसी तरह वह कोर्ट चैम्बर से बाहर आई और बेमकसद एक तरफ चल दी। जनवरी का महीना था और धूप में तीव्रता का एहसास
होने लगा था। चलते चलते वह एक छोटे से पार्क के पास पहुंची तो उसके अंदर चली गई। कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर चुगलबाजी कर रहे थे। उसने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहां वह धूप छांव दोनों का आनंद ले सकती थी, लेकिन उसके जीवन में आनंद कहाँ था? जिन प्रश्नों पर वह कई बार विचार कर चुकी थी, वही बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे। आज से 11 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, तब वह नहीं जानती थी कि एक दिन वह बिल्कुल अकेली होगी। एक तलाकशुदा स्त्री जिसके जीवन में पतझड़ की वीरानी के सिवा और कुछ नहीं होगा। शादी से पहले जॉस की सहेलियां उससे कहती थी कि वह घमंडी और अपनी खूबसूरती के मदद से चूर लड़की है। वह नहीं जानती थी कि उसके स्वभाव में ये सारे अवगुण कैसे आए थे। ये जन्म से थे या हालात के तहत उसके स्वभाव में समा गए थे। तब वह जवानी और अपनी खूबसूरती के मद में चूर थी, इसलिए अपने इन अवगुणों की तरफ देखने, सोचने व उनमें सुधार लाने की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। माँ बाप ने भी कभी उसे नहीं टोका कि उसमें कोई ऐसा अवगुण है जो उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। भाई को उससे कोई मतलब नहीं था। शादी के समय माँ ने उसे सीख दी थी, बेटी, अब तुम्हारे जीवन का दूसरा पक्ष शुरू होने जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें यदि तुमने सोच समझ कर कदम नहीं रखा तो जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। पति को काबू में रखना, सास ससुर को दबा कर रखना, उनके रिश्तेदारों को भाव न देना, वरना सब आए दिन तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर खड़े रहेंगे। कोशिश करना कि सास ससुर से अलग रहकर अपना स्वतंत्र जीवन बिताओ। इसके लिए हर समय पति को टोकते रहना, एक न एक दिन वह तुम्हारी बात मानकर अलग रहने लगेगा। माँ की बात उसने गांठ बांध ली और शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उसने सास की बातों की तरफ ध्यान देना बंद किया। सास कुछ कहती तो वह ना सुनने का बहाना बनाती। सास पास आकर कहती तो वह चिड़चिड़ा कर कहती, आप नहीं कर सकती क्या?
इतना छोटा सा काम जब देखो तब मेरे सिर पर खड़ी रहती हैं। मैं जब इस घर में नहीं थी तो क्या ये काम आप नहीं करती थी? वह जानबूझकर कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती, फिर भी सास उससे तकरार न करती। कुछ ही दिनों बाद उसने खाने को लेकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे रोज रोज दाल चावल अच्छे नहीं लगते। आपको खाने हो तो बनाइए, मैं अपना अलग खाना बना लिया करूँगी, नहीं तो होटल से मंगा लूँगी। पति राजीव ने उसे समझाते हुए कहा था, तुमको जो पसंद हो बना लिया करो, कोई मना करता है क्या? वह फास्ट फूड की शौकीन थी। चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाना उसे पसंद था। वह जानती थी ये चीज़ें घर में नहीं बनाई जा सकती थी, और अगर कोई बना भी ले तो किचन की गर्मी में फूकने से अच्छा है होटल से मंगा कर खा ले। इसीलिए उसने इतना नाटक किया था कि घर में खाना बनाने का झंझट न करना पड़े। फिर भी उसने साफ साफ कह दिया कि वह खाना नहीं बनाएगी। वह फ़ोन पर ऑर्डर करके बाहर से अपने लिए खाना मंगवाने लगी थी। इस सब का एक ही मकसद था कि वह राजीव को अपने माँ बाप से अलग कर सके। यही नहीं, हर रविवार जिद करके वह राजीव को बाहर भी ले जाती और महंगे रेस्तरां में खाना खाकर आती। जब भी दोनों बाहर से खाना खाकर आते, वह देखती कि राजीव का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता, लेकिन वह ध्यान नहीं देती। एक दिन राजीव ने कह ही दिया, स्मिता, अब ये महंगे शौक छोड़ दो, कुछ जिम्मेदारी भी समझो। मेरी पगार इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ाना बाहर से खाना मंगवा कर खिला सकूं। अपने हाथ से बनाना सीखो। मैं पूरे घर के लिए खाना नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
माँ बाप से अलग रहो तो मैं घर में खाना बनाऊंगी, वरना बाहर से ही मंगवा कर खिलाओ। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ